नमस्कार दर्शकों, मैं महक सेठी सुप्रभात में आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरा साथ देने के लिए मेरे सहयोगी सैयद जुनैद हाशमी आज मेरे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में। जुनैद, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी दूसरी तरफ आज के मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, युवा गायिका हैं वो श्रेया गंधराल। श्रेया, सुप्रभात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रेया की पहचान मैं इस तरीके से कराऊंगी कि वो ग्रेजुएशन कर रही हैं और अभी बहुत ही छोटी हैं, 19 साल की हैं और बहुत ही बेहतरीन गायिका हैं। नेशनल लेवल पे भी इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। बहुत सारे नेशनल शोज़ हैं जहाँ पे इन्होंने ऑडिशंस दिए हैं, दस्तक दी है, लेकिन अभी वो मुकाम ये हासिल नहीं कर पाई हैं, लेकिन लगातार कोशिशें इनकी जारी हैं। तो श्रेया, सबसे पहले आपसे सुनना चाहूँगी कि दर्शकों की सुबह को और किस तरह से महकाएंगी आज आप? मैं एक सॉन्ग गाऊंगी, छाप तिलक, जो ऋचा शर्मा जी ने गाया है। जी, मैं उससे शुरुआत करना चाहूँगी। जी। हो मोसे नैना, हो मोसे नैना, मोसे नैना, कागा सब तन खायो, मोरा चुड़ चुड़ खायो मास रे, ये दो नैना नैना, मोरे नैना, मत खायो इनमें मोरे साईं मिलन की आस, खुसरो बाजी प्रेम की मैं तो खेलूं पी के संग, खुसरो बाजी प्रेम की मैं तो खेलूं पी के संग, अरे जीत गई तो पिया मोरे, और हारी तो पी के संग में, तो से नैना नैना नैना, मुँह से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, मुँह से नैना, तो से नैना नैना नैना, मुँह से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, मुँह से नैना, ओ छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना में आई के, नैना है, नैना मिलई के, नैना में आई के, नैना, तो से नैना मिलई के, तो से छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलई के, ओ मोरे साईं की ऊंची क्यारी, मोसे उतरो चढ़ो ना जाए, कोई कह दो ना, जाके मोरे साईं से मोरी भैया पकड़ ले जाए, खुसरो निजाम के बली बली जाऊं,
साईं मोरे सुहागण की नीरे तो से नैना मिलैगे, छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलैगे, छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलैगे। ओ नैना हो मिलैगे सब छीनी रे तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना, छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलैगे, छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलैगे। वाह श्रेया, बहुत खूब जिस तरह से आपने साईं को याद किया है और नैना मिलाने की आपने बात कही है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो दर्शक सोए हुए हैं उनके नैना भी ज़रूर खुल गए होंगे, आपने उनकी नींद ज़रूर छीन ली है अपनी गायकी से आज, तो आपके पास फिर लौटेंगे। लेकिन दर्शकों आपको बता दें कि जिस तरह से खबरों पे चर्चा करते हैं, अब कल सदन की बात करें तो चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने जो भाषण कल सदन में दिया वो वाकई में काबिले तारीफ था। एक फीमेल होने के नाते मैं बहुत अपने आप में गर्व महसूस करती हूँ कि इस तरह की चीफ मिनिस्टर जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आई हैं। ख़ासियत उनकी ये है कि उन्होंने अभी तक कोई भी मिनिस्ट्री नहीं संभाली, उन्होंने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला था मिनिस्ट्री लेवल पे राजनीतिक में, लेकिन जिस तरह से वो लगातार विकास कार्यों की तरफ बढ़ रही हैं और उनकी जो सोच है वाकई में काबिले तारीफ है। जुनैद, क्या कहेंगे आप मुख्यमंत्री के सदन में कल के भाषण पर? महक, कल चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की पहली स्पीच थी लेजिस्लेटिव असेंबली में एज चीफ मिनिस्टर। सबसे जैसे आपने कहा कि एज अ फीमेल पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं और सीधा चीफ मिनिस्टर हैं। सेंटर में भी रही, मेंबर पार्लियामेंट काफ़ी देर रही, मेंबर पार्लियामेंट रहते हुए भी कभी मिनिस्टर नहीं बनी वहाँ पर। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन रही, लेकिन उस वक्त भी कोई, उसके बाद सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को 10 साल से मैं देखता आ रहा हूँ। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी ऑब्जर्वेशन में 10 साल में पहली बार कोई फीमेल इतना बेहतरीन, इतना अच्छा बोली हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो डॉक्टर शहनाज गनाई इससे पहले बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, सही और वही बात जो करनी चाहिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली में, काउंसिल में, वही बात डॉक्टर शहनाज गनाई जिस तरीके से करती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की करती थी। अब वो कमी जो है असेंबली के अंदर जो है, उस कमी को पूरा किया है चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने। बहुत बेहतरीन कल बोली, बोलने के अंदाज में ज़रूर कुछ थोड़ी बहुत कमियां नज़र आईं, मगर मुझे लगता है कि समय के साथ वो कमियां भी दूर हो जाएंगी। और एज चीफ मिनिस्टर जो कार्यभार उन्होंने संभाला है, काफ़ी बोझ रहता है। आपको कोलिशन पार्टनर को साथ चलाना है, आपको अपनी पार्टी को साथ चलाना है, आपको पार्टी की आइडियोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए जिस पार्टी के साथ आपने अलायंस किया है उसके साथ जो आपकी आइडियोलॉजी मेल नहीं खाती, उन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए जब आप एज चीफ मिनिस्टर बोलती हैं तो बहुत मुश्किल है बोलना। देखिए, उमर अब्दुल्ला के लिए दिक्कत थी, परेशानी नहीं थी, क्योंकि उनके अलायंस पार्टनर कांग्रेस थी उस टाइम। कांग्रेस की आइडियोलॉजी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी में थोड़ा बहुत अंतर ज़रूर है, लेकिन जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, जो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में नहीं है। लेकिन जैसे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने खुद कहा था कि नेशनल पीडीपी और बीजेपी पोलर अपोजिट्स हैं, यानी पीडीपी की आइडियोलॉजी एक तरह की और बीजेपी की आइडियोलॉजी की एक तरह की। इन दोनों आइडियोलॉजीज़ को ध्यान में रखते हुए उसके बाद जिस तरह की भाषा पीडीपी के कुछ नेता या बीजेपी के कुछ नेता बोलते, उन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए एज ए चीफ मिनिस्टर बोलना, और भी फीमेल के लिए, और इतना बेहतरीन तरीके से बैलेंस करके तमाम बातों को बयान करना। कल उनकी स्पीच में मैंने यूट्यूब के ऊपर उनका पूरा स्पीच सुना। उस स्पीच में एक जगह पर उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से कहा कि कोई भी आइडियोलॉजी, जैसे मिसाल के तौर पे कश्मीर में बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस एक इल्ज़ाम लगाती है जी आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो कश्मीर के ऊपर थोपी जा रही है।
आरएसएस की आइडियोलॉजी से लोग बहुत कम वाकिफ़ हैं, जानते नहीं उसकी आइडियोलॉजी को ज़्यादा, क्योंकि किसी ने आरएसएस के अंदर जाकर जानने की कोशिश नहीं की कि आरएसएस पढ़ाती क्या है, सिखाती क्या है, बताती क्या है, जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक जो बड़ी पिक्चर बन के सामने आती है, उस पिक्चर को ही मद्देनजर रखते हुए आप कुछ एक अपने मन में आपने धारणा बना ली हुई है कि ये इस तरह की आइडियोलॉजी है। कल उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही, उन्होंने कहा कि कोई भी आइडियोलॉजी, अगर किसी का यहाँ ये कहना है कि कोई आइडियोलॉजी आकर जम्मू कश्मीर के ऊपर थोप दी जाएगी और जम्मू कश्मीर के लोग उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे, तो बहुत गलतफहमी का शिकार हैं लोग। उनको ये समझ जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आइडियोलॉजी ये है कि आरएसपुरा से मुफ्ती मोहम्मद सैयद जीतते हैं और मक्खनलाल फोतेदार कश्मीर से जीतते हैं, प्यारेलाल हंडू कश्मीर से जीतते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ धर्म, जाति, ये तमाम चीज़ें जम्मू कश्मीर में बहुत कम मैटर करती हैं, बहुत कम इनका असर जो है लोग। अब इतनी खूबसूरत बात, डेलिकेटली इतनी इस बात को बयान करना, एक तरफ से आप क्या कहते हैं ये भी कह रही हैं कि क्या कुछ कोलिशन, और फिर उसके बाद इस बात को इस तरीके से कहना, अपने कोलिशन पार्टनर को भी सेव करना, अपनी बात भी पूरी कर देना, तो इस खूबसूरत अंदाज पर मैं ज़रूर कहूँगा कि एज अ फीमेल काबिल तारीफ़ है। क्योंकि मैंने किसी फीमेल को टू द पॉइंट, देखिए कटाक्ष नहीं करना चाहिए, मुझे भी लगता है कि जो हमारे दर्शक हमें देख रहे होंगे, अगर एक्स MLAs हम मुझे देख रही होंगी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर वो अपना लेजिस्लेटिव कंट्रीब्यूशन देखेंगी तो ज़रूर उनको अफसोस होगा कि जो समय उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में या काउंसिल में दिया गया फीमेल की बात करने का, फीमेल के लिए आवाज़ उठाने का, उस समय का उन लोगों ने उचित उपयोग नहीं किया। थोड़ी बहुत उम्मीद प्रिया सेठी से थी, लेकिन चूंकि आते ही वो भी मिनिस्टर बन गई, तो इसलिए उनके पास भी वो नहीं रहा, मतलब वो स्पेस नहीं रहा जिस स्पेस में वो ऑपरेट करती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक फीमेल लेजिस्लेटर हैं, लेकिन उन फीमेल लेजिस्लेटर की भी यही दिक्कत है कि मेल लेजिस्लेटर्स जब, क्योंकि सामने वाली रो में बैठते हैं, सारी इंपॉर्टेंट बातें वो कर जाते हैं, फीमेल के पास बोलने के लिए बहुत कम रहता है। इतना मतलब काम करके एक चीफ मिनिस्टर का बोलना एज अ फीमेल जम्मू कश्मीर जैसी रियासत में, आप तमिलनाडु में जयललिता को देखते हैं, आप वेस्ट बंगाल में ममता की बात करते हैं, या उसके बाद आप मायावती की बात उत्तर प्रदेश में करते हैं, वहाँ बयान देना, वहाँ स्टेटमेंट देना, वहाँ बात करना, वहाँ की असेंबली में कोई भी बात करना कंपैरेटिवली आसान है। जम्मू कश्मीर की असेंबली में जब आप बात करते हैं तो आपको 50 चीज़ों का ख्याल रखना है। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका एक स्पेशल स्टेटस है, उसका ख्याल रखना है। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पाकिस्तान इस स्टेट को डिस्प्यूटेड मानता है। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आर्टिकल 370 के तहत आप इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप कहलाएं उसकी क्या आइडियोलॉजी है। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिन लोगों के बीच में आपने कल वापस जाना है, जिनसे आपने फिर वोट मांगना है, वो लोग किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत मुश्किल काम है, मगर महबूबा मुफ्ती ने जो पहली स्पीच में बहुत खूबसूरत अंदाज से इस काम को जो है निभाया है। मतलब आई विल अप्रिशिएट, बट मैंने आपको कहा कि कुछ कमियां जो उनकी स्पीच के अंदर दिखी, यानी स्टार्टिंग में जब बोल रही थी तो बोलते बोलते थोड़ा फंबल कर गई, या जिस वक्त वो उन्होंने बोलना शुरू किया तो कुछ जगह जो है उनके सेंटेंसेस जो है वो मैच नहीं कर रहे थे। वो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ओवरऑल अगर बात की ओवरऑल जाए तो बहुत फीमेल का इस तरह से भाषण देना वाकई में बहुत बड़ी बात है, बहुत बेहतरीन उन्होंने भाषण दिया और वाकई में काबिल तारीफ। और मैं आई शुड मतलब यहाँ पर पॉइंट आउट करके मैं एक और चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा, चीफ मिनिस्टर जो है एक और स्टेप उनका सराहनीय है। मैं उस स्टेप की भी तारीफ ही नहीं करूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर ने फीमेल वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात हम करते हैं उसको डेफिनेटली एम्पावरमेंट के बहुत बड़ा स्टेप उस वक्त दिया जब उन्होंने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को ट्रांसफर करके DC बारामूला लगाया शाहबुडगर। तो आपको मैं बताऊं कि कश्मीर के इतिहास में शायद जहां तक मुझे मेरी सोच जाती है, जहां तक मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है, वो पहली फीमेल डेप्यूटी कमिश्नर है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की। यानी कश्मीर में किसी भी डिस्ट्रिक्ट की डेप्यूटी कमिश्नर होना, बारामूला जैसे डिस्ट्रिक्ट की मुश्किल काम है वो कर रही हैं। आज आपकी डायरेक्टर टूरिज्म जो है सुषमा चौहान है, फीमेल है। डायरेक्टर टूरिज्म होना, जम्मू में डायरेक्टर टूरिज्म होना, कितना कुछ उनके हाथ में है। कितने फेस्टिवल जम्मू में होते हैं, उन फेस्टिवल्स की तैयारियां कराना, उन फेस्टिवल्स में कंसेप्चुलाइज करना, आइडियाज़ देना। आज आपकी JMC की कमिश्नर जो है मनदीप कौर हैं, आप उनका मतलब वो एक कहीं दिख रहा है, ग्राउंड पर कहीं दिख रहा है। महिला सशक्तिकरण की बातें नहीं हो रही हैं, काम भी वाकई में उसी लेवल पे किया जा रहा है। तो दर्शकों आपको बताना चाहूँगी कि महबूबा मुफ्ती ने एक और बहुत अच्छी बात कही, विस्थापित कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी मुसलमानों की और सिखों की सम्मानजनक घर वापसी की उन्होंने बात कही। ये बात उन्होंने दोहराते हुए कहा कि मैं बिल्लियों के आगे इन लोगों को कबूतरों की तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकती।
जब तक हालात साजगार नहीं होंगे, इनके लिए कश्मीर में सुरक्षित स्थानों पर जरूरी सुविधाओं के साथ ट्रांजिट कैंप बनाए जाएंगे। जुनैद, महबूबा मुफ्ती की इस बात को, उनके इस विजन को आप किस तरह से देखते हैं? महक, जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का ताल्लुक है, एक अजीब व गरीब हालात 90s में बने जी। 90s में जब मिलिटेंसी कश्मीर में आई, जब आतंकवाद कश्मीर में आया, तो मिलिटेंसी के आते ही चूँकि कश्मीरी पंडित्स वहाँ माइनॉरिटी में थे, तो हालात कुछ इस तरह के बन गए कि उन हालात में डर के कारण जो काफ़ी सारे कश्मीरी पंडित जो है वो वहाँ पर जिनकी क्या कहते हैं मृत्यु हुई, उसके कारण जो है कश्मीरी पंडितों को माइग्रेट करके जम्मू में अलग अलग कैंप्स में रहना पड़ा। जी। मैं सिर्फ एक छोटा सा मतलब उदाहरण दूंगा। मुझे खुद बुरा लगा। मुझे याद, अब तो मुट्ठी में वो कैंप्स रहे नहीं, लेकिन मैं एक कैंप में गया तो मैंने देखा कि टीन का शेड है और टीन के शेड के अंदर वो एक फैमिली रह रही है। ऊपर से टीन का शेड डाला हुआ था, शेड के अंदर वो फैमिली वहाँ रह रही है। मैं जब उस कश्मीरी पंडित फैमिली से मिला तो दोनों बुजुर्ग थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कहा कि आप यहाँ रहते हैं, कैसा महसूस होता है ये वो। उसने बड़ा खूबसूरत एक जवाब दिया। उसने कहा आप शायद प्रेस से हैं। अभी मैंने ये नहीं कहा था मैं जर्नलिस्ट हूँ, आप शायद प्रेस से हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा आपका काम ही यही रह गया कि आप अगर हमें एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछते हो, कैसा महसूस होता है आपको यहाँ पर, आप हमारे जख्मों को कुरेदते हैं यहाँ पर। उस वक़्त शायद, चूँकि मैं शायद हो सकता है मैं थोड़ा नाराज़ भी हुआ हूँ, शायद मुझे ये भी लगा हो कि यार मैं तो इन्हीं की बात करने के लिए आया हूँ, मैं तो इन्हीं को रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ कि इनके साथ क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। लेकिन जब मैं कश्मीर गया और पुलवामा के एक एरिया से मैं गुजर रहा था, मैंने वहाँ मकान देखे, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग्स देखी। वो ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग, मैंने गाड़ी रोकी, नीचे उतरा, मैं उन बिल्डिंग्स के अंदर गया। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने उसके फोटोग्राफ्स लिए हुए हैं, मैं फेसबुक पेज के ऊपर वो सारे फोटोग्राफ्स अपलोड किए हुए हैं। मैंने जब वो बिल्डिंग्स देखी, वो स्ट्रक्चर्स देखे, खाली स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर कोई भी नहीं रह रहा। और आज भी कई सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर मैंने देखा कि चावल गिरे हुए हैं, अभी भी मतलब उस टाइम का वो सब कुछ उस तरह का। और उसके बाद मैंने देखा कि वो स्ट्रक्चर खड़ा है वहाँ पर, उस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी नहीं रह रहा। तो महक, आप इमेजिन कर सकती हैं कि एक आदमी, एक फैमिली जिसको ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग में रह रही थी, जो डबल स्टोरी बिल्डिंग में रह रही थी, जो घर से बाहर जब निकलते थे तो साथ में नदी था, साथ में नाला था, जो जब घर से बाहर निकलते थे तो चलने के लिए लंबी एक सड़क थी, जिनको आदत थी कि घर से निकलते थे तो खेलते कूदते बड़े बड़े बागों में घूम रहे होते थे, घर से बाहर निकलते थे तो एक अलग ही वातावरण था। ठीक है, अब उस ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग से एकदम से आप उठकर एक टीन के शेड में रह रहे हैं और उसके बाद आकर आपसे कोई आदमी ये सवाल पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि बहुत हौसला, बहुत हिम्मत उस आदमी के पास है जो आपको सिर्फ ये कह रहा है कि भाई साहब ये क्या सवाल आप मुझसे कर रहे हैं। ये सब कुछ उनके साथ हुआ है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ज़रूरत इस चीज़ की थी कि हुर्रियत के जो नेता कश्मीर में हैं, जो बार बार कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाने की बात करते हैं, बार बार बात करते हैं कश्मीरी पंडितों को जो कश्मीर वापस बुलाया जाना चाहिए, वो हमारी सिविलाइजेशन का एक अहम हिस्सा हैं और उनको वापस आना चाहिए। मुझे लगता है कि एक स्टेप अगर वो लोग उठाते, जो भी कश्मीर में सिंसियर है, जो समझता है कि सिंसियरिटी के साथ, क्योंकि कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में वापस जाएं, वाकई वो उस सिविलाइजेशन का, उनके कल्चर का एक अहम हिस्सा है। करना ये चाहिए था कि जो प्रॉपर्टीज उनकी कश्मीरी पंडितों की वहाँ कश्मीर में हैं, उन प्रॉपर्टीज को कम से कम डिमार्केट किया जाए। जी बिल्कुल। उन प्रॉपर्टीज को कम से कम तार लगा के या किसी भी तरीके से जो है उनको बंद कर दिया जाए। उन प्रॉपर्टीज के सामने गेट लगे हों, प्रॉपर्ली मतलब कम से कम डिमार्केट हो, पता हो उनको कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, वापस आएंगे तो ये उनका मकान है, ये उनका घर है, ये उनका बाग है। मैं आपको बताऊं और एक अनफॉर्चुनेट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे एक जर्नलिस्ट है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका मकान ड्यूरिंग मिलिटेंसी जो है वो पूरा मकान जो है वो ढह गया। ढहने के बाद हालत आज ये है कि वो डिप्टी कमिश्नर के दरवाजे से लेकर चीफ मिनिस्टर के दरवाजे तक दस्तक दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उस कश्मीरी पंडित का मकान जो उसको रिस्टोर नहीं किया गया, जो इलीगली लैंड उस बेचारे का ग्रैब किया गया। ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, 10-15 साल नहीं 25-30 साल उन्हें जर्नलिज्म में दिए। 30 साल जर्नलिज्म में देने के बाद ये अगर एक कश्मीरी पंडित जर्नलिस्ट का हाल है कि उसका लैंड ग्रैब हुआ है, उसकी जमीन ग्रैब हुई, तो कितना अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल। मुझे लगता है जैसे हम ये कहते हैं कि भारत देश में अगर मुस्लिम एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो उसका साहस बंधाना, उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये हौसला देना कि आप इस मुल्क का एक अहम हिस्सा हैं, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी का काम है।
मेजॉरिटी कम्युनिटी आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलेगी तो माइनॉरिटी में वो साहस बनेगा, जिस साहस से माइनॉरिटी कम्युनिटी बहुत बेहतरीन तरीके से अपना जो कंट्रीब्यूशन उसको देना है वो दे पाएगी। लेकिन अगर आप उस माइनॉरिटी कम्युनिटी का उस तरीके से साहस नहीं बना पाते, आप अपना घर छोड़कर चले गए, आप अपना मकान छोड़कर चले गए। महक, एक और एग्जाम्पल है कि एक आदमी डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ से आता है, यहाँ किराए के मकान में रहता है, कितनी सारी उसको मेंटल फ्रस्ट्रेशन, कितनी टेंशन उसको रहती है कि भाई मैं तो वहाँ मेरा तो 3 स्टोरी का मकान है, मैं यहाँ एक किराए के मकान में रह रहा हूँ, ये मकान मालिक मुझे ऐसे बात कहता है, वैसे बात कहता है, कितनी सारी उसको डिफिकल्टी होती। तो आप सोचिए, जिस आदमी का मकान उससे छिन गया, जिस आदमी का घर उससे छिन गया, ये तो उसकी हिम्मत है कि पिछले 15, 16, 17 साल नहीं बल्कि पिछले अब 26-27 साल से वो आदमी जो है अपने घर से बाहर रह रहा है। ये कहना कि ये लोग दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में सेटल हो गए, ये तो आसान काम है। मैं आज डोडा का रहने वाला हूँ, आज अगर मैं जम्मू में रह रहा हूँ, पर मेरी जड़ें, मेरा सब कुछ तो मेरे अपने घर के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे तो मेरा घर आज भी उतना ही प्यारा लगेगा, मुझे कितना भी प्यार जम्मू दे दे, मुझे कितना भी प्यार कश्मीर दे दे, लेकिन जो मेरा जोड़ अपनी जमीन के साथ है वो तो रहेगा। वही कश्मीरी पंडितों का भी है कि जो उनका रिश्ता उस जमीन के साथ है, वो रिश्ता उनका किसी दूसरी जमीन के साथ बन ही नहीं सकता। वो बॉम्बे रहे, वो दिल्ली रहे, वो कलकत्ता रहे, किसी भी जगह कश्मीरी पंडित रहे, कश्मीरी पंडितों का घर कश्मीर है। और उनको वापस लाने का तरीका ये नहीं कि आप एक बयान देकर बात खत्म कर देते हैं। उनको वापस, अगर आप सीरियस हैं उनको वापस लाने के लिए, तो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाइए जिनसे उनको लगे। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने वाकई ये बात कही है और देखने को मिल रहा है कि वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अपनी इस बात को लेकिन मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इस इशू को पिछले 12 साल से कॉन्टिन्यूसली सुनता आ रहा हूँ, और सुनते सुनते वो कहते हैं कि अब आपके कान भी पक गए। एज ए जर्नलिस्ट मुझे भी अफसोस इसलिए होता है कि क्यों एक आदमी अपने घर से बाहर रहे, किस लिए अपने घर से बाहर रहे, किस लिए अपने घर से बाहर रहे। अगर उसका उस घर पर हक है तो उसको वापस अपने घर में बुलाइए। बुलाने का तरीका ये नहीं कि आप एक प्रेस में स्टेटमेंट देकर बात खत्म करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी को ले जाकर वहां नहीं पहुंचा सकते। मतलब आप आपकी इन सब बातों का जवाब मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने, मुझे लगता है कि कल सदन में दे दिया। उन्होंने ये भाषण दिया और उन्होंने बात कही कि वो विस्थापितों को वापस जरूर लेके आएंगे, उनके लिए ट्रांजिट कैंप जरूर बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। दर्शकों फिर लौटेंगे, कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देश विदेश की खबरों के साथ बातें राजनीतिक उठापटक, खबरों से खेलना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ खबरों को दिखाना है हम, क्योंकि हमें बदलना है समाज। खबर हमारे लिए सनसनी नहीं, हर घटना है हमारे लिए खबर। देश की तरक्की के लिए हर मुद्दा है अहम, तभी तो खबरों की तह तक जाते हैं हम, क्योंकि हम हैं टीम गुलिस्तान, खबर तह तक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो श्रेया, आपके पास आते हैं, बताइए कि अब अपने पिटारे में से आप क्या निकालने वाली हैं? मैं आपको बागबान मूवी का थीम सॉन्ग बागबान सुनाऊंगी। जी। हो धरती तरसे, अंबर बरसे, रुत आए रुत जाए है, हर मौसम की खुशबू चुन के, बाग बाग सजाए, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां,
बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान। हो मधुबन की बाहर ले आए, मौसम रीते रीते हाय, मौसम रीते रीते, जन्मों जन्म की तृष्णा बुझ गई, बिरहा के क्षण बीते हाय, बिरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबान, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान। बहुत खूबसूरत गाया आपने श्रेया। श्रेया, आपसे जानना चाहूँगी कि ये आपने सीखा हुआ है कि बिना सीखे अपनी मेहनत के बल पर आप ये गा रही हैं? थोड़ा बहुत बीच में सीखा हुआ है, लाइक अब मैं काफ़ी देर से गा रही हूँ, तो मुझे एक प्रॉपर मिल नहीं रहा जिनसे मैं सीखूं। जिनसे मैं सीखती हूँ वो यहाँ मोस्टली होते नहीं हैं जम्मू में। अच्छा। तो इसलिए जब वो होते हैं मैं उनके पास चले जाती हूँ सीखने के लिए, पर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया मैंने। अभी आपने अपना जो फील्ड है वो म्यूज़िक को ही चुना हुआ है, म्यूज़िक को ही आप आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे? जी, पर साथ में मैं बीकॉम कर रही हूँ, मैं पूरी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती हूँ, साथ में मैं म्यूज़िक कंटिन्यू करूँगी। म्यूज़िक में भी तो आप अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, मुझे लगता है वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिटेड अगर रहेगा तो। बेनिफिट मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब हम बीए करते हैं, मतलब फ़ाइन आर्ट्स करेंगे, म्यूज़िक में अगर जाना है तो हम फ़ाइन आर्ट्स करेंगे, बट उसका आगे ज़्यादा स्कोप नहीं है। मोस्टली जो फ़ाइन आर्ट्स वगैरह करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चरर लग जाएंगे किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में या समथिंग लाइक दैट। तो दैट इज़ नॉट आई थिंक लेवल फॉर मी, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ओके, तो कितनी भाषाओं में आप गाती हैं? आई कैन सिंग मोस्टली, मैं सब में गा लेती हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन डोगरी। मोस्ट फेवरेट भाषा कौन सी है आपकी गाने की? मैं ज़्यादातर सूफ़ी गाती हूँ। अच्छा। तो सूफ़ी के अलावा मैं वेस्टर्न सिंगिंग भी करती हूँ। ओके, तो मेन फेवरेट भाषाएं कौन सी हैं आपकी? जिस तरह से डोगरी हमारी मातृभाषा है, तो आपकी फेवरेट कौन सी है? फेवरेट मेरी, मुझे डोगरी एक्चुअली आती नहीं है बोलनी, आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन इट। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं उसको सीखूँ, क्योंकि डोगरी जो है हमारे जम्मू की मदर टंग है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो सीखने की ट्राई कर रही हूँ, बट मेरे को काफ़ी टफ़ लग रहा है सीखने के लिए, क्योंकि उसके लिए मुझे उसके सॉन्ग्स मुझे डोगरी गाने हैं, तो उसके लिए मुझे डोगरी सीखना बहुत ज़रूरी है। श्योर, हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छा सीखें। वापस चलते हैं जुनैद के पास। जुनैद, आप लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए अपने कुछ लेके आए हैं, कुछ ख़ास चीज़। मैं चाहूँगी वो हमारे दर्शकों को आप ज़रूर दिखाएं। मैं एक्चुअली लाया तो बहुत पहले था, मगर इस इंतज़ार में था कि कोई ऐसी बात हो जिस बात के बाद मेरे लिए मजबूरी बन जाए कि मैं सुना। मुनीर नियाज़ी साहब का एक बहुत खूबसूरत कलाम है, वो इसलिए भी कि बहुत सारे लोग जब सुबह सुबह उठते हैं तो बहुत इमोशनल सी कोई चीज़ आप सुना दें तो शायद उनके दिल के साथ वो जुड़ी हुई रहे। तो मुनीर नियाज़ी साहब का कलाम है, वो कहते हैं कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो जो लोग भी देर करते हैं वो इसको याद कर सकते हैं, और जहाँ भी उनको लगता है कि बिल्कुल, जहाँ भी उनको लगता है कि कुछ कहीं एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है तो ये सुना सकते हैं। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। मदद करनी हो उसकी, यार का ढारस बंधाना हो, बहुत देरी ना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो,
किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ, हमेशा देर कर देता हूँ। किसी की मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, किसी की मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी उसको जाके ये बताना हो, हकीकत और थी उसको जाके ये बताना हो। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। वाह, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। जुनैद, ये कहीं आप अपने से रिलेट करके तो नहीं बता रहे? ये मैं अपने से रिलेट करके नहीं बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो जहाँ जहाँ दर्शक हैं, सुन रहे हैं, उनको अगर कभी भी लगता है कि वो कहीं देर कर रहे हैं तो इसको मुनीर नियाज़ी के कलाम को अच्छे तरीके से याद कर लें, और जब भी कोई सवाल पूछता है तो जवाब में कलाम सुना दें। तारीफ भी होगी और अगले का थोड़ा मुझे लगता है गुस्सा भी कम हो जाएगा। जी जी जी। तो वापस लौटते हैं खबरों पर, चर्चा करते हैं। इस बीच में सदन की बात करें, कल मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इतना अच्छा भाषण दिया। उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही है कि कुर्सी उनके लिए बोझ नहीं है। अगर कभी उन्हें ये लगेगा कि कुर्सी उनके लिए बोझ है तो बिना सोचे समझे कुर्सी छोड़ दें। महक, ये बात उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कही कि उससे पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने क्योंकि लीडर ऑफ द पोजीशन है, तो उन्होंने एज लीडर ऑफ द पोजीशन एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे इल्ज़ाम। चूँकि अपोजिशन में आप हैं तो आपको जाहिर सी बात है सरकार की कमियां खामियां निकाल के जो है वो बतानी है। तो कमियां खामियां तो उन्हें निकाल के सरकार को सारी बता दी, लेकिन साथ में महबूबा मुफ्ती को ये कहा कि नीट के मुद्दे पर आपने क्या कहते हैं, आप पीछे हट गए, आपने स्टेट की सोवरेनिटी को जो है उसको ताक पे रख दिया, आपने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी, आप सेल्फ रूल भूल गए, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। कल महबूबा मुफ्ती ने अपने बहुत, मैंने आपको बोला कि बड़े डिसेंट अंदाज में कल उमर अब्दुल्ला को कहा कि जितनी गलतियां, जितनी कमियां, जितनी खामियां जो स्टेट के साथ जो कुछ हुआ वो मैंने नहीं किया, बल्कि पिछले 50-60 साल में हुआ। उनका सीधा इशारा था नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ कि आप 60 साल 50-60 साल जो है आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस के साथ मिलकर आपने इस रियासत पर जो है राज किया। 60 साल के अंदर वो ये कह रही थी कि आपने जो जितनी गलतियां आप लोगों ने की हैं उन सभी गलतियों को अगर आप मुझे ठीक करने के लिए 2 महीने में कह रहे हैं तो बहुत कम समय है, इसलिए आप मुझे थोड़ा सा लंबा समय दें। और लंबा समय देने के बाद आपको मैं यकीन दिलाती हूं कि जितने वादे हमने लोगों से किए हैं या जो कुछ हमने सेल्फ रूल में कहा है, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बल्कि एक एक वादा जो है वो पूरा किया जाएगा। कल महबूबा मुफ्ती ने कहा, और साथ में ये बात जो कही, उन्होंने मुकम्मल बात ये कही कि ये कुर्सी मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। जिस वक्त भी मुझे महसूस होगा कि कुर्सी मेरे लिए बोझ बन रही है और मेरे पापा मुफ्ती मोहम्मद सैयद का जो ख्वाब था जम्मू कश्मीर को जिस तरह का वो देखना चाहते थे, उस ख्वाब को पूरा करने में, उस ख्वाब की ताबीर में कहीं भी जहां मुझे ये लगेगा कि ये कुर्सी रोड़ा अटका रही है तो मैं उस कुर्सी को छोड़ दूंगी, इंतजार नहीं करूंगी। कई और लोगों की तरह जिन लोगों ने कुर्सी नहीं छोड़ी, उनकी आइडियोलॉजी, उनके प्रपोजल्स, उनके प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं माना, डस्टबिन में फेंक दिया, उसके बावजूद वो कुर्सी पे टिके रहे। मैं ऐसा काम बिल्कुल मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। वो बिल्कुल वो कल उन्हें, मैंने आपको बोला ना कि उनके भाषण में जरूर कुछ कमियां रही, पर ये जो कटाश किया है ये सीधा चीज। अब हमने ये देखना है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जब उनको होम डिपार्टमेंट की ग्रांट्स पर बोलने का मौका मिलता है या किसी और इशू पर बोलने का मौका मिलता है तो वो किस तरीके से महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर का जो है उनकी बातों का जवाब जी बिल्कुल। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वाकई में विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। बात करें मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पे सैनिक कॉलोनी को लेकर भी आरोप लगाए। उन्होंने भी कहा और उन्होंने ख़ास तौर पर ये बात कही और उमर अब्दुल्ला ने उनको जवाब दिया। बड़े ही विटी तरीके से उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को जो स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बात आप कर रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ग्राउंड लेवल पे। और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उन्हें दिखाए और कहा कि यहाँ देखिए स्मार्ट सिटीज़ जम्मू कश्मीर को बनाने की बात कही है, जम्मू को भी और श्रीनगर को भी बनाने की बात कही गई है। लेकिन इसी दौरान झट से मुख्यमंत्री फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने खड़े होकर जवाब दिया और जिस तरह से उन्होंने बात कही उस पर आप क्या कहेंगे? कल बेसिकली पहले तो आपने जो सैनिक कॉलोनी वाला इशू कहा उस पर महबूबा मुफ्ती ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को ये याद कराया कि सैनिक जो बोर्ड है
वो जम्मू कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने अपने ज़माने में, अपने वक्त में बनाया था। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सैनिक कॉलोनी बनाने का, तो इसमें 2011 और 2014 के बीच में जो बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं वो आपके टाइम में हुई हैं। एज चीफ मिनिस्टर आपने वो मीटिंग्स अटेंड की हैं गवर्नर के साथ, और जो कुछ भी उस पर डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके टाइम में हुई, मेरे टाइम पर नहीं हुई हैं। जहाँ तक हमारे टाइम का ताल्लुक है तो अभी कोई लैंड चूंकि आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कहीं पर, तो इसलिए सैनिक कॉलोनी बनाने का कोई मसला ही अभी तक नहीं है। एक दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कल स्मार्ट सिटीज़ की बात की थी चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने, उससे पहले अब गवर्नर के भाषण में भी आया था कि जम्मू कश्मीर में 2 स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी, श्रीनगर और जम्मू। इन 2 स्मार्ट सिटीज़ पर कल महबूबा मुफ्ती ने अपने भाषण में जब कहा कि ये 2 स्मार्ट सिटीज़ जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दे दी हैं, उसका ऑर्डर ये है, उन्हें उमर अब्दुल्ला को ऑर्डर की कॉपी भेजी। जब चीफ मिनिस्टर को ऑर्डर की कॉपी भेजी तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने फ़ौरन रिएक्ट किया, उसी कॉपी को पढ़कर फ़ौरन खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप हाउस को मिसलीड कर रही हैं, ये जो आपने मुझे कागज़ भेजा है इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि दोनों स्मार्ट सिटीज़ के कॉम्पिटिशन में है, कॉन्टेस्ट में है। अब जो इनमें से कॉन्टेस्ट जो है क्लियर करेगी वो स्मार्ट सिटी बनेगी। तो उस पर महबूबा मुफ्ती ने थोड़ी देर के लिए परेशान ज़रूर हुई, क्योंकि जो डाटा चीफ मिनिस्टर के पास रहता है वो ऑफिसर्स ने सप्लाई किया होता, थोड़ा बहुत उनको ज़रूर हुआ कि उनके पास जो डिटेल्स थी वो प्रॉपर्ली उनको प्रोवाइड नहीं की गई या उनको ब्रीफ प्रॉपर्ली नहीं किया। लेकिन विटी तरीके से महबूबा जी ने भी जवाब दे दिया, चीफ मिनिस्टर ने जवाब ये दिया, उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, अगर आपको लगता है कि कॉन्टेस्ट में है तो कॉन्टेस्ट में ज़रूर है, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जम्मू और श्रीनगर दोनों सिटीज़ स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी और दोनों शहरों के लोगों का जो सपना है इन सिटीज़ को स्मार्ट सिटी देखने का वो पूरा होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट महक यहाँ पर ये है कि उमर अब्दुल्ला एज लीडर ऑफ द अपोजिशन बेहतरीन लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और एज जर्नलिस्ट भी, जर्नलिस्टों के बीच में भी जब बात होती है या जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, जो देखने वाले हैं, पॉलिटिकल पंडित हैं, वो भी यही कहते हैं, राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि एक नेचुरल अपोजिशन लीडर है उमर अब्दुल्ला। जो बातें, जिस तरीके से जो चीज़, जो फ्लेयर उनके अंदर है, जो तरीका उनके बात करने का है, वो एक अपोजिशन लीडर का ही है। तो बड़ा टफ टाइम वो जो है वो चीफ मिनिस्टर को देंगे, और ये बहुत अच्छा है सरकार के लिए, बहुत बहुत अच्छा है कि एक अच्छा अपोजिशन लीडर है। उस अपोजिशन लीडर के अच्छे होने से आपको फायदा ये है कि आपकी कमियां, आपकी खामियों पर आपकी 24 घंटे नजर रहेगी और आप ये इंश्योर करेंगे कि लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ जो है वो जम्मू कश्मीर में मिले। जी बिल्कुल। इस मौके पर पीडीपी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद ही पीडीपी के एमएलए को फूड सिक्योरिटी एक्ट पे लताड़ा है। उन्होंने जिस तरह से जुल्फ़िकार चौधरी हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि नई मिनिस्ट्री पर आप बौखला गए। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो पूरा मसला क्या है, क्या बात कही है। बेसिकली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पर कल असेंबली में हंगामा तब हुआ, और अजीब व गरीब बात ये थी कि अक्सर जो है जो लोग, जिनकी गवर्नमेंट होती है, सरकार में जो लोग होते हैं वो अपने लोगों पर जो है कटाक्ष नहीं करते, अपने लोगों पर हमला नहीं करते। लेकिन कल असेंबली में अजीब व गरीब चीज़ देखने को मिली, जब लीडर ऑफ द फूड सप्लाई, जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं जुल्फ़िकार चौधरी, वो बरस पड़े एक्स रेवेन्यू मिनिस्टर जावेद मुस्तफ़ा मीर पर। जावेद मुस्तफ़ा मीर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कुछ बहुत सारी कमियां हैं, और इस एक्ट को जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ठीक नहीं है। राशन लोगों को नहीं मिल रहा, लोग परेशान है, राशन की स्केर्सिटी है, तेल लोगों को नहीं मिल रहा, बहुत सारी चीज़ों की किल्लत लोगों को हो गई है इस एक्ट के आने से। तो इस पर जो है जब उन्होंने इस तरह की बातें कही तो जुल्फ़िकार चौधरी ने अपने अंदाज में कहा कि नई नई मिनिस्ट्री गई है इन लोगों की, इसलिए बौखला गए हैं। तो जावेद मुस्तफ़ा मीर पीडीपी के ही हैं, जुल्फ़िकार चौधरी भी पीडीपी के ही हैं, लेकिन दोनों के बीच में जो है कहा सुनी हो गई। उसमें जावेद मुस्तफ़ा मीर ने वापस जुल्फ़िकार को कहा कि आप फूड सप्लाई के मिनिस्टर हैं, आप अपनी मिनिस्ट्री देखिए, उसको ठीक कीजिए, हमारी मिनिस्ट्री की बात मत कीजिए, मिनिस्ट्री आनी जानी चीज़ होती है। उसके बाद दोनों के बीच में बहस हुई काफ़ी देर तक। तो पब्लिक इशू है, मेरा महक अपना ये मानना है कि इश्यूज़ जब आप रेज़ करते हैं, चाहे वो फूड चाहे वो राशन स्केर्सिटी का इशू हो, ऑयल की स्केर्सिटी का इशू, कोई भी इशू आप जब रेज़ करते हैं, असेंबली में रेज़ करते हैं, रेज़ करने के बाद आपको मिनिस्टर को भी पूरा मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात कह सके कि उन्होंने एक्चुअली किया क्या। जाहिर सी बात है, मैं भी एग्री करता हूँ, कई हद तक जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को जिस तरीके से इंप्लीमेंट जम्मू कश्मीर में किया गया है, अभी ग्राउंड पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, क्योंकि फूड सप्लाईज का डिपार्टमेंट ही जो हमारा कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में बहुत सारी कमियां हैं। उन सारी कमियों को दूर करने में मुझे लगता है कि जो मिनिस्टर भी हैं उनको भी बहुत समय लगेगा। इतना आसान नहीं है इस डिपार्टमेंट को रन करना। इस डिपार्टमेंट के अंदर ये कहा जाता है, इस डिपार्टमेंट के अंदर रॉबिन हुड्स हैं, यानी रॉबिन हुड्स का मतलब हो गया इतने बड़े लुटेरे इस डिपार्टमेंट के अंदर हैं जो
करोड़ों रुपए का राशन जो है गायब कर गए और आज तक जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो इस तरह के सिनारियों में अगर एक बेचारा मिनिस्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा है, मुझे लगता है 2 महीना बहुत कम समय है उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए थोड़ा समय उसको देना चाहिए। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जब लेजिस्लेटर्स भी इश्यूज रेज करते हैं, रेज करने के बाद उनको पूरा मौका देना चाहिए मिनिस्टर को कि वो एक्सप्लेन कर सके अपनी बात को कि वो कहना क्या चाहता है। मुसीबत ये है कि आप कैमरा के ग्लेयर में आप न्यूज़पेपर की न्यूज़ बनने के लिए जो है उसको बात करने का भी मौका नहीं देते कि भाई क्या ग्राउंड सिचुएशन एक्चुअली क्या है। दूसरा, मिनिस्टर को इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि ग्राउंड से बहुत सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली उन तक पहुंच नहीं रही हैं, खुद भी ग्राउंड का एक सर्वे करना चाहिए जिससे वो अप टू डेट रहें और जब असेंबली में जाएं बात करें तो कोई भी बात ऐसी ना करें जिससे जो गलत हो या जो कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट्स। जुनैद, राशन की बात करेंगे तो वाकई में राशन की बहुत ज़्यादा किल्लत आ रही है। जितना पहले होता था कि अगर फैमिली में 10 लोग हैं तो 10 लोगों के हिसाब से राशन बांटा जाता था। अब क्या है कि इन्होंने पर्टिकुलरली रेशो डिसाइड कर ली है कि इतनी रेशो में ही एक फैमिली को मिलेगा। तो उस सिचुएशन में एक फैमिली अपना घर किस तरह से चलाएगी? मैंने आपको बोला कि प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में। मैं ये समझता हूँ कि एक तो जो हमारे कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर जुल्फिकार चौधरी फौरन अपने पूरे डिपार्टमेंट का रिव्यू लेना चाहिए। जिन ऑफिसर्स से उनको लगता है एक ऑफिसर अगर एक कुर्सी पर पिछले 5 साल से 4 साल से या 3 साल से बैठा हुआ है, 3 साल के बाद भी अगर उसका इतना बुरा परफॉर्मेंस है कि आपकी स्कीम ग्राउंड में इंप्लीमेंट ही नहीं हो रही है, तो आप उस ऑफिसर के साथ कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? आप तो वैसे भी हर 2-6 महीने के बाद कोई ना कोई ट्रांसफर करते रहते हैं। तो आप हटाइए उस अफसर को, किसी दूसरे अफसर को लाइए जो ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन पर ध्यान दे, जो बजाय क्या कहते हैं ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स में टाइम वेस्ट करने के वो काम करे जिस काम के लिए उस ऑफिसर को वहां पर बिठाया गया है। दूसरा, राशन डिपोज जितने हो, राशन डिपोज पर आप स्पेशल टीम्स बनवाइए, सर्वे करवाइए, आप चेक्स रखिए, बैलेंसेस रखिए, आप देखिए कि राशन के डिपो पर राशन मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है तो किस क्वालिटी का मिल रहा है। आप अगर 100 बैग यहाँ से चावल के भेजते हैं, डोडा भेज रहे हैं, भद्रवा भेज रहे हैं, रजौरी भेज रहे हैं, बांडीपुरा भेज रहे हैं, कहीं किसी भी जगह भेज रहे हैं, वहां पहुंचे भी कि नहीं पहुंचे? पिछले दिनों में कितनी बार आपने देखा कि ट्रकों के ट्रक गायब हो गए। एफसीआई का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ कि ट्रकों के ट्रक गायब हो गए, पता ही नहीं चला। ट्रक यहाँ से किश्तवाड़ जा रहा है, रास्ते से गायब हो रहा है, कहाँ जा रहा है, किसको डिलीवर किया राशन, किसको नहीं किया। इतने सारे इश्यूज हैं। अगर आज आपकी राशन की स्केर्सिटी है तो उसकी वजह ये नहीं है कि आपको राशन नहीं, उसकी वजह ये कि आपको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में कि 2 रुपए और 5 रुपए का राशन जो है वो लोगों को मिलेगा, आपने फौरन इंप्लीमेंट कर दिया। आपने एकदम से क्या कहते हैं एक्ट को एकदम से एक्ट को इंप्लीमेंट किया, नहीं करना चाहिए था। आपको पहले ग्राउंड का सर्वे मुकम्मल करना चाहिए था, फिर देखना चाहिए था कि टोटल नंबर ऑफ राशन कार्ड्स आपके पास कितने हैं, फिर आपके पास डाटा सारा जो है वो कंप्यूटराइज होना चाहिए था, अवेलेबल होना चाहिए था आपके पास। फेक फज राशन कार्ड्स की तो मतलब भरमार है यहाँ पर। मैं आपको मिनिस्टर भी अगर हमें देख रहे हैं उनकी नॉलेज में लाऊं, नगरोटा के एरिया में चले जाइए, बिहार, यूपी और हरियाणा के लोगों के राशन कार्ड बने हुए, कैसे बन गए, किसने बनाया वो राशन कार्ड का, इनका डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है। और मैं आपको यहाँ तक बताऊं कि फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट दोनों जगह, कश्मीर के डायरेक्टरेट में भी और जम्मू के डायरेक्टरेट में भी ये सीरियस इशू है कि डायरेक्टर को पता ही नहीं होता कि उसकी नाक के नीचे से फॉर्मेलिटियां दिए बगैर राशन कार्ड बन रहे हैं। और दूसरी तरफ से एक बेचारा गरीब आदमी, एक बेचारा जिस आदमी को वाकई राशन की जरूरत है, वो राशन की कतार में खड़ा रहता है, घंटों चक्कर लगाता है, उसको राशन नहीं मिलता। और जो फेक फज राशन कार्ड्स बनाते हैं उनको मिल जाते हैं। कैसे मिल रहे हैं? और आपने क्या डिटेक्ट किया कि कितने फेक और फज राशन कार्ड्स हैं? अगर आपको डिटेक्ट हुए, कितनों के खिलाफ आपने कार्रवाई की? इतने सारे इश्यूज हैं। अब इन सारे इश्यूज को आप रिजॉल्व कीजिए, आप देख लीजिए आपका डिपार्टमेंट जो है एकदम से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। आप देखिए ना, आप मतलब अभी तक आपके पास, मेरे पास तो कोई डाटा, मैंने देखा कहीं नहीं कि कोई डाटा आया हो जिसमें उन्होंने कहा जी ये फेक और फज राशन कार्ड्स हैं, ये बने हैं। बने तो है ना, अगर बने तो उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एडी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट में, स्टोर कीपर है फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट में, उन लोगों ने बंगले बना ली, उन लोगों के पास करोड़ों रुपए की इस वक्त प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी कहां से आई? गरीब आदमी को राशन नहीं मिल रहा, प्रॉपर्टियां करोड़ों की बन रही हैं, वो कहां से बन रही हैं, कैसे बन रही है और रातों रात बन रही है। बहुत बड़ा मसला। क्राइम ब्रांच, विजिलेंस डिपार्टमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट से वो क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं कॉन्विक्शन होती? आप एक आदमी के खिलाफ जो है FIR लॉन्च करते हैं, FIR के लेवल पर बात खत्म हो जाती है, उसके आगे बात चलती ही नहीं। डिपार्टमेंट में आप एक आदमी को सस्पेंड करते हैं, पिछले कमिश्नर सेक्रेटरी आते हैं, उन्होंने 4 आदमी सस्पेंड कर दिए, नए कमिश्नर सेक्रेटरी आए, उन्होंने सारे के सारे वापस रिस्टोर कर दिए। इसका मतलब हो गया कि या तो पिछला करप्ट था या नए वाले को कोई परेशानी है। कुछ न कुछ तो कमियां डिपार्टमेंट के अंदर है ना। नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर कमियां होती तो आज लोग हाहाकार थोड़ी मचा रहे होते। जी बिल्कुल। तो जुनैद, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। चलते हैं श्रेया के पास। श्रेया, आपके दिल के करीब कोई ऐसा गाना जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी?
मैं एक हिंदी लाइट सॉन्ग है जी। मेरे बिना मैं रहने लगी हूँ, मैं वो सुनाना चाहूँगी। मेरे बिना मैं रहने लगी हूँ, तेरी हवा में बहने लगी हूँ, जाने मैं कैसे तेरी हुई हूँ। मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ। हाँ, तुझको जो पाया आहा तो जीना आया। अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियाँ। तुझको जो पाया आहा तो जीना आया। अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियाँ। पहले से ज़्यादा मैं जी रही हूँ, जब से मैं तेरे दिल से जुड़ी हूँ। राहों में तेरी मैं तो चली हूँ, तू मेरी मंजिल है, तेरे कदमों पे अब रुकने लगी हूँ। हाँ, तुझको जो पाया आहा तो जीना आया। अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियाँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, फ्लॉलेस, बहुत ही अच्छा, आपने बहुत ही प्यारा खूबसूरती से गाना गाया है। तो जुनैद, अब खबरों पे आते हैं। MLC फिरदौस टाक ने भी कल बात कही। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी जो है वो कश्मीर में अपनी जड़ बनाती जा रही है। महक, PDP के MLC हैं फिरदौस टाक। अक्सर ये देखा गया है कि जब सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी के MLAs हों, MLCs हों, उनका काम लगभग यही होता है कि सरकार की तारीफ करना, सरकार कुछ करे ना करे लेकिन कहना जी सब ठीक है, बहुत अच्छा है। मतलब अजीब अटपटा तो अजीब तो तब लगता है कि 2 महीने पहले एक पार्टी पावर में होती है और एक अपोजिशन में होती है। जो अपोजिशन में होती है वो कहती है जी कुछ ठीक नहीं है, सब बिल्कुल खराब है, कुछ भी सरकार ठीक नहीं कर रही। और 2 महीने के बाद उनकी अपनी सरकार आ जाती है, वो कहते हैं जी बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक हो गया, अस्पताल ठीक हो गए, सब कुछ। लेकिन ये जो MLC फिरदौस टाक हैं, पेशे से लॉयर हैं, लॉयर के अलावा जर्नलिस्ट भी हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट रहे हैं। उसके बाद राजनीति में आए। राजनीति में किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और इस वक्त किश्तवाड़ डोडा डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। कल जो इन्होंने मिलिटेंसी पर बात की है, बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका इशारा पिछले 6 साल की तरफ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन का जो 6 साल का दौर रहा उसकी तरफ था उनका इशारा। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि पिछले 6 साल जिस तरह की पॉलिसीज़ और जिस तरह से प्रोग्राम्स पिछली सरकार के थे, उन पॉलिसीज़ के कारण, उन गलतियों के कारण जो है मिलिटेंसी कश्मीर में जो है दोबारा से रिवाइव हुई है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिस तरीके से नए नए यंगस्टर्स, खासकर पढ़े लिखे नौजवान जो लोग ग्रेजुएट हैं, जो लोग डिफरेंट कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए हैं, वो क्या कहते हैं आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं, उनका कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन था। और ये हकीकत भी है, फैक्ट भी है कि पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो मिलिटेंसी में जो है वो अब इस वक्त जो है मिलिटेंट बन रहे हैं, बंदूक उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ जो है उठा रहे हैं। ऐसा क्यों है, किस लिए है, उन सब चीज़ों की तरफ उन्होंने इशारा करने की कोशिश की है। मगर मुझे लगता है कि एक तरफ जहाँ मिलिटेंसी एक कंसर्न है, पूरी रियासत का कंसर्न है, और टाक साहब का भी जो कंसर्न है बिल्कुल सही है, बजा है, और उन्होंने बात भी बिल्कुल परफेक्ट की है। और एज MLC जो काम उनका है वो काम बिल्कुल बखूबी निभा रहे हैं। मगर उम्मीद उनसे ये भी की जा रही है कि अगर एक तरफ से उनको कश्मीर की मिलिटेंसी की इतनी फिक्र है, उनको साथ में उस इलाके की, उस इतने बड़े इलाके की, डोडा की, भद्रवाह की, किश्तवाड़ की, क्योंकि उस पूरे खित्ते को वो रिप्रेजेंट करते हैं,
और उनकी जिम्मेदारी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वो वकील भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, और साथ में उस पूरे इलाके से एक जो नई क्रीम ऑफ पॉलिटिशियंस है, नए पॉलिटिशियन जो उभर के सामने आए हैं, उसमें फिरदौस टाक भी एक बहुत बड़ा नाम आने वाले समय में अभी भी हैं और आने वाले समय में इससे बड़ा नाम बनने वाले हैं। तो ज़रूरत इतनी कश्मीर को रिप्रेजेंटेटिव्स की नहीं है, ज़रूरत इतनी कश्मीर की बात करने की नहीं है, क्योंकि कश्मीर की बात करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको कश्मीर की फिक्र है, जो कश्मीर पे बात करते हैं। ज़रूरत है उन सब इलाकों की बात करने की जिन इलाकों से हम लोग आते हैं, चाहे वो डोडा है, भद्रवाह है, किश्तवाड़ है, रजौरी है, पुंछ है, दराल है, मेंढर है, ये सारे हमारे इश्यूज हैं। और वहाँ की रोड्स, वहाँ की बिजली, वहाँ की परेशानियाँ, वहाँ के लोगों की दिक्कतें, उनको हाईलाइट करने की मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि जो MLC हैं फिरदौस टाक, जिस तरह का उनका अंदाज़ है बोलने का और जिस तरह से वो अपने पार्टी के खिलाफ भी किसी वक्त बोल जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो अपने इलाके को भी इसी तरीके से उसकी नुमाइंदगी करेंगे, अपने इलाके की, जिस तरीके से वो कश्मीर की और कश्मीर के युवाओं की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से वो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और ये जम्मू के जितने भी, चाहे उधमपुर है, रियासी है, रजौरी है, पुंछ है, ये सब उनका इलाका है, यहाँ के युवाओं की भी बात करेंगे, उनकी परेशानियों, उनकी दिक्कतों की भी बात करेंगे, ड्रग एडिक्शन की भी बात करेंगे, और बाकी जो परेशानियाँ इन इलाकों में हैं उनकी भी बात करेंगे। जी, इसी बीच जुनैद, एक और बहुत बड़ी खबर है, हाई कोर्ट ने कड़ा नोटिस लिया है स्टेट गवर्नमेंट को पावर कट्स पर। सिटीजन फोरम ने एक PIL दायर की, सिटीजन फोरम ने एक PIL दायर की, जी, सिटीजन फोरम ने एक PIL दायर की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो पावर कट्स होते हैं, 8 से 10 घंटे का पावर कट आप समर में जम्मू में करते हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए, क्योंकि जम्मू में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, बच्चे छोटे छोटे स्कूलों से वापस आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग घरों के अंदर हैं, और आप 8-10 घंटे का कट करें, कौन सी पॉलिसी है ये? उनका मतलब देखिए, सिटीजन फोरम ने अगर ये PIL दायर की, PIL दायर करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि भाई साहब, मामला ये है कि आप कम से कम इस चीज़ का ख्याल तो रखिए कि गर्मियां हैं, जो कट आपने आज करने हैं, ये कट आप कम से कम सर्दी के महीनों में कीजिए, 5-6 महीने जो आपका सर्दी का तब कीजिए। इसीलिए हमने पहले भी एक कार्यक्रम में मैंने कहा था कि जो दरबार मुँह है, दरबार मुँह का ये होना चाहिए कि गर्मियों में ये दरबार जम्मू में रहे और सर्दियों में ये दरबार श्रीनगर में रहे, तो दोनों इलाकों के लोगों की जो परेशानियां हैं वो लगभग जो है हल हो जाएंगी। डिस्ट्रेस कॉल्स जो हैं वो पुलिस को जाती हैं, लेकिन पुलिस उस पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाती, आखिरकार वजह क्या है इसके पीछे? जम्मू पुलिस बहुत अच्छे काम कर रही है, ऑपरेशन संजीवनी और बहुत सारे ऑपरेशन जो वो चला रहे हैं। SSP सुनील गुप्ता, DIG साहब जो हमारे हैं, वो सब लोग, IG साहब, वो तमाम लोग जो है, मिस्टर दानिश राना, ये तमाम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर इनके नीचे जो थाने हैं, इनके नीचे जो पुलिस स्टेशन, उनमें किस तरह का काम होता है, उसका एक उदाहरण है कि एक डिस्ट्रेस कॉल, कल हमारे पास एक ऐसा केस आया, तो एक डिस्ट्रेस कॉल जानीपुर पुलिस स्टेशन में गई। जानीपुर पुलिस स्टेशन में जब फ़ोन गया तो वहाँ मुझे नहीं पता कि कौन था, कौन बात नहीं कर रहा था। जिस तरीके से हमें बताया गया कि जी हमने जब उनको इन्फॉर्म किया कि वहाँ मर्डर हो सकता है, वहाँ पर क्या कहते हैं कोई परेशानी बन सकती है, तो पुलिस स्टेशन ने जवाब में ये कहा कि जी हमारा काम नहीं है, जब मर्डर हो जाएगा उसके बाद हमें आप बुला लेना। ये पुलिस स्टेशन का हाल है, जानीपुर पुलिस स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है, ये सिर्फ जानीपुर पुलिस स्टेशन की बात नहीं है, लगभग जितने भी पुलिस स्टेशन में लैंडलाइन फोन है, मुझे लगता है कि उन पर यही काम है कि आप फ़ोन कीजिए, फ़ोन करने के बाद जो है वो आपको यही कहेंगे ठीक है जी हमने सुन लिया है, हम एक्शन लेंगे। इस तरह का नहीं होना चाहिए। जिस तरह के ऑफिसर्स ऊपर हैं, जिस इंटीग्रिटी के ऑफिसर्स ऊपर हैं, चाहे वो मिस्टर अशकूर वानी हैं, चाहे वो सुनील गुप्ता हैं, चाहे वो IG दानिश राना है, इस तरह की टॉप ऑफिसर्स, अगर इतने अच्छे ऑफिसर्स अगर टॉप पर हैं, तो बॉटम पर अगर वो पर्कुलेट नहीं हो रहा, बॉटम पर अगर लोग काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस की पुलिसिंग जो है वो उस तरह की नहीं हो पाएगी जिस तरह की पुलिसिंग की उम्मीद उनसे है। जम्मू में ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम है, जम्मू में वाइन स्मगलिंग का प्रॉब्लम है, जम्मू में प्रोस्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, जम्मू में 50 दिक्कतें हैं लोगों को, परेशानियां हैं लोगों को। अगर डिस्ट्रेस कॉल्स पुलिस जो है नहीं सुनती और डिस्ट्रेस कॉल्स पर पुलिस एक्शन नहीं लेती तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है कि डिस्ट्रेस कॉल्स का ये जो इशू है, इस इशू को टॉप ऑफिसर्स को फौरन रिव्यू करना चाहिए, तमाम SHOs को बुलाकर उनको ये समझा देना चाहिए कि ग्राम आपके नीचे जो काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, चाहे वो मुंशी है, चाहे वो ASI है, कोई भी है, उसको कैटेगोरिकली ये बोल दिया जाए जब भी डिस्ट्रेस कॉल आता है, किसी भी जगह से आता है, फौरन उस पर एक्शन लिया जाए, टाइम वेस्ट न किया जाए। यानी आप मर्डर का वेट करेंगे, आप चोरी का वेट करेंगे, आप सर फटने का वेट करेंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनेगी तब हिलेंगे अपनी जगह से, उससे पहले आप नहीं हिलेंगे। तो कम से कम जो टॉप लेवल पर ऑफिसर्स हैं उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और फौरन जो है इस डिस्ट्रेस कॉल्स पर मीटिंग बुलाकर उनको समझा देना चाहिए कि भाई आप जो है डिस्ट्रेस कॉल्स को मॉनिटर ही नहीं कीजिए बल्कि इमीडिएटली एक्शन लीजिए एज एंड व्हेन
call comes to you. जी, तो दर्शकों समय की पाबंदी, लेकिन चलते हैं श्रेया के पास। श्रेया से जानते हैं, श्रेया क्या सुनाना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं एक आपको पंजाबी फोक सुनाती हूँ जी। ओ दुनिया दिया सोहणिया रब्बा, ऐ की तू रीत बनाई, किथे तिया जमदिया ने ते जा किथे वाग फड़ाई। बाबुल मेरिया गुड़िया तेरे कार रह गया, बाबुल मेरिया गुड़िया तेरे कार रह गया। लिखिया नसीबा दिया चोली दे विच पै गया, हाय बाबुल मेरिया। हाँ बाबुल मेरिया गुड़िया तेरे कार रह गया, बाबुल मेरिया गुड़िया तेरे कार रह गया। जुग जुग जीवन रब्बा मेरे सोहणे वीर प्यारे, तत्ती हवा ना लगे मेरी माँ दे राज दुलारे। मामे मासिया पुआ छड़ के, मामे मासिया पुआ छड़ के डोली दे विच बह गईया, हाय बाबुल मेरिया। हाँ बाबुल मेरिया गुड़िया तेरे कार रह गया, बाबुल मेरिया गुड़िया तेरे कार रह गया। श्रेया, बहुत ही बखूबी तरीके से आपने बेटियों की फरियाद जो है वो माँ बाप तक पहुँचा दी है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी आवाज़ सुनकर। उम्मीद करते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप सुप्रभात में हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैद, सुप्रभात में मेरा सहयोग देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, कल की अहम खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।